अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि SY और आप सबको सबसे पहले जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। जी हाँ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रीडम न्यूज़ और आज मैं मौजूद हूँ एक लोकेशन पे। मेरे साथ यहाँ पर शकील अहमद खान साहब मौजूद हैं। शकील अहमद खान साहब जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी हैं, एजुकेशन से इनका ताल्लुक़ है। इनका अपना भी एक इंस्टीट्यूट है द सोसाइटी ऑफ इमेज मैनेजमेंट के नाम से, वहाँ पर भी ये क्लासेस वगैरह कंडक्ट करते हैं। तो आज थोड़ी एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे क्योंकि कायदे आज़म ने वैसे भी कहा कि जो नौजवान नस्ल हमारी है उनके लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ साथ ये भी कहा कि नौजवानों को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी तालीम पर, ताकि मुस्तक़बिल में आगे जाकर वो पाकिस्तान को संभाल सकें। तो चलिए इसी हवाले से बात करेंगे, थोड़ा जानेंगे शकील अहमद खान साहब के बारे में भी। और जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं इसका नाम है आज़ाद हैं हम। आज़ाद हैं हम ना, तो इस आज़ादी को हम सेलिब्रेट भी करेंगे। आइए मिलते हैं शकील साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैडम, कैसी हैं? ठीक ठाक शकील साहब, आज आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। और जो यहाँ का एक एनवायरनमेंट है वो इतना खूबसूरत है कि ये आज़ादी मुझे महसूस करवा क्योंकि ग्रीनरी है और ग्रीनरी हम सबको अच्छी लगती है। हमारे झंडे का कलर ग्रीन और वाइट, तो कहते हैं कि वो वैसे ही एक फ्रेशनेस का एहसास हमें दे रहा होता है। तो चलिए इस फ्रेशनेस के एहसास को दोबारा करते हैं इस खूबसूरत से एनवायरनमेंट में। अच्छा शकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि जब हम बात करते हैं 14 अगस्त की और ये 75वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं, मतलब इसमें से पिछले साल तो मैं माइनस कर दूं, जब से हम पैदा हुए तब से हम मना रहे हैं। तो आज़ादी का एक नशा ही और होता है, यहाँ से शुरू करना चाहूंगी, कैसे लेते हैं आज़ादी को? आपने जी आज़ादी का नशा ही कुछ और है। आज़ादी में एक वैक्यूम है जो आपको कहता है कि जो मर्जी करो, हाँ। मगर उस वैक्यूम को भरने के लिए बड़ा डिसिप्लिन चाहिए। फिर वो आज़ादी नहीं होती जी, वो एक बेहंगम सी एक जिंदगी हो जाती है, अफरा तफरी। और आज़ादी भी है, सिग्नल तोड़ दीजिए, जुर्म कर दीजिए, भाग जाइए। कायदे आज़म ने बड़ा हमको बड़ा मैसेज दिया था जी, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। तो अगर वो हमारी आज़ादी के जो वैक्यूम में कुछ डिसिप्लिन भरा हुआ है, यूनिटी भरी हुई है और कभी फेथ भी है, तब तो वो आज़ादी है। हर बड़ी जिंदा कौमें उनके पास यही होता है, उनके पास कानून की पासदारी बहुत है। और बड़ी दिलचस्प बात आपने की, जो नशा ही और है आज़ादी का, वो तो उनसे पूछे जो आज़ाद भी हैं लेकिन महकूम भी हैं। तो ऐसा लगता है कि उनको ठेके पे कोई मुल्क दे दिया गया है, वो चला रहे हैं उसको जी, और वहाँ के जो मुल्क के लोग हैं बड़े खुश हैं। तो उनको नशा आज़ादी का है, आज़ादी नहीं। सही, एक वो है कि जी हम आज़ाद हैं जी, एक एडिक्शन है उनको। हाँ। आज़ादी का आज़ाद है, लेकिन बहुत सारे फैसले, मिसाल के तौर पर कायदे आज़म की मैं आपने बात की, बहुत खूबसूरत इंसान अपनी जवानी में, और उनकी पर्सनालिटी जी, हैंडसम, टॉल, अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी जी। तो जब वो जवानी में लंदन में थे तो उनको थिएटर में शेक्सपियर की जो प्लेस थे वो करने का शौक। अच्छा। तो वो बारटला भी कर रहे थे, लेकिन उनको बड़ा फैसिनेट करता था रोमियो का कैरेक्टर। तो वो चाहते थे कि मैं थिएटर में भी काम करूं, और उन्होंने कहा कि ये बारटला का तो पता नहीं है कि वो वकील मुकदमा जीते ना जीते, थिएटर में फौरन पता चल जाता है मैं जीत गया। सही। तो उन्होंने अपने अब्बा को खत लिखा कि मैं थिएटर में काम करना चाहता हूँ। उनके अब्बा ने बड़ा तवील खत लिखा, लेकिन एक चीज बड़ी काम की लिए कि तुम बिट्रे मत करना फैमिली वैल्यूज। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हालांकि बहुत पैशन था उनको। तो कहते थे जो एक्टिंग है वो वकालत ही है। हाँ। तो जवानी में उनको मौसीकी का भी बड़ा शौक था, एक्टिंग का बड़ा शौक था, उनको पोइट्री का बड़ा शौक था। सही। और फिर जब उनकी ग्रोथ होती रही तो फिर उन्होंने नौजवानों को बड़ा करीब से देखा, और वो जो हम कहते हैं ना जी कि 47 से पहले हम आज़ाद नहीं थे, 47 के बाद आज़ाद हुए, 14 अगस्त को। इसका मतलब ये कि अगर हम आज़ाद नहीं थे तो वो जो हमारी वैल्यूज थी या वो जो ट्रेडिशंस थी, जो हमारा कल्चर था, हमारा बिहेवियर था, वो आज़ादी के बाद वैसा नहीं होना चाहिए। सही, बिल्कुल 100%, बिल्कुल सही बात है। तो कायदे आज़म ने एक दफा खिताब कर रहे थे एक यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा कि आपको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ना कि मिलिटेंट।
अब वो मिलिटेंसी और डिस्ट्रक्टिव तो गुजर गया दौर, जो हम चाहते थे किसी को मारें तोड़ें, अब हमको बनाना है। वो तब्दीली अगर आई है तो आज़ादी आई है, सही, और अगर तब्दीली नहीं आई है तो आज़ादी का नशा तो है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान जाहिर सी बात है 1947 में हासिल किया गया, लेकिन ये जो जद्दोजहद थी ये तो काफ़ी पहले से चल रही थी। फिर 1940 में करारदाद पाकिस्तान जो है वो पास हुई, फिर 7 साल कहते हैं, ये कोई इतना तवील अरसा नहीं था, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी तो जाके हमें ये मुल्क जो है वो हासिल हुआ। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम तो उस दौर में नहीं थे, तो शायद हमारे पास उस तरह की फीलिंग्स ना हो उस दौर के लोगों के पास जो थी, क्योंकि उन्होंने जो मुश्किलात देखी, जो स्ट्रगल देखी, फिर कितने बेगुनाह लोग थे जिनको अपनी जानों का नजराना देना पड़ा, कितनी माएँ ऐसी थीं जो कि अपनी औलाद से जिन्होंने अपना कहना चाहिए कि हाथ धो लिए, औलादें नहीं बची उनकी, किसी का शौहर नहीं बचा तो किसी का भाई नहीं बचा, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब आज़ादी चाहिए होती है तो ये कुर्बानी तो देनी पड़ती है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, है ना? और हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इसमें। बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी, जगह की, मकान की, हर चीज़, पैसों की, हिजरत करके लोग आए, इज्जतों की हिजरत करके लोग आए, अपना सब कुछ वहाँ छोड़कर आ गए, लेकिन लोगों ने अपना सब कुछ लगा भी दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए थी। अच्छा किसान, अब जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम करें, लेकिन मैं शकील साहब के हवाले से भी जानना चाहूँगी, क्योंकि बचपन में भी 14 अगस्त मनाया जाता था, अभी भी मना रहे हैं हम, तो वो बचपन का दौर आज के दौर में कुछ फ़र्क आपको लगता है? अगर मैं उस दौर में बच्चा था और अगर इस दौर में भी बच्चा होता तब मुझे फ़र्क समझ आता। अब तो ये कि मैं जब बच्चा था तो हर चीज़ बड़ी कमाल की लगती थी, अब मैं देखता हूँ कि ज़ाहिरी चीज़ में मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, जो मैं पीछे सोचता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है, क्या हासिल करने जा रहे हैं हम, तो क्या हम रिचुअल तो नहीं बना दिया हमने 14 अगस्त कि भाई झंडे लगाओ, कौमी तराने गाओ, और फिर 15-16 अगस्त से फिर दोबारा वही शुरू कर दो। तो इस बात का मुझे हमेशा दुख रहता है। लेकिन ये कि उस ज़माने में ये होता था जी कि मैं जब छोटा था तो उतना ज़्यादा ज़ोर शोर नहीं था, मेरे ख्याल है ये बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर शुरू हुआ है 70s के बाद। तो मैं गधागाड़ी में बैठता था जी, मुझे बड़ा शौक। अच्छा, 14 अगस्त के दिन मैं गधागाड़ी पे बैठूंगा जी, झंडा पाकिस्तान का पकड़ूंगा और जुलूस में जाऊंगा। अच्छा, मुझे अभी भी बड़ा फैसिनेट करता है। अब गधागाड़ी नजर नहीं आती, वरना गधे गाड़ी में हो सकता है तो जी, तो ऐसा लगता है गधागाड़ी वापस आ जाएगी तो मेरा बचपन वापस आ जाएगा। सही। वैसे भी हम कहते हैं कि हम जितने भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर एक बच्चा जो है ना वो मौजूद होता है, और उस बच्चे को मैं तो आज तक जीती हूँ, और हर इंसान को जीना चाहिए उस बच्चे को। जी, यही तो हमारी एनर्जी है। जी, वो बच्चा है जी वो, और अगर वो जिंदगी में कोई नाराज बच्चा था तो जवानी में भी नाराज बच्चा अंदर ही है, उसको बड़ा मनाना पड़ता। तो हम कहते हैं ना कि ये किस किस्म का आदमी है, ये आदमी कल थोड़ी बना, ये 20 साल से बन रहा था। बिल्कुल सही बात है। माँ बाप के सामने बन रहा था, माँ बाप उसको टोकते नहीं थे, अकेला बेटा है हमारा। उसके बाद देखिए क्या किया उसने। अब एक तो चीज़ होती है ना जी कि एक्साइटमेंट चाहिए, तो कल किसी ने मुझसे कहा सर एक्साइटमेंट में तो पेट्रोल पंप लूट लेना चाहिए। ये एक्साइटमेंट तो हमारे नौजवानों की है ही एक्साइटमेंट, इसको हमको ख़त्म करना है जी, आज़ादी की खातिर, जिसकी खातिर हमने लाखों जानों की कुर्बानी है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके एजुकेशन से ताल्लुक़ है और पढ़ा रहे हैं, एक अरसे से पढ़ा रहे हैं, और शकील साहब को मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, उनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी आवाज़ है और कानों को बड़ी भरी लगती है। मुझे ये बताएं कि एक जो टीचर होता है उसकी आवाज़ का बेहतर होना या इम्प्रेसिव होना कितना ज़रूरी है? बहुत, 80%। जो तालिब इल्म है उसकी शख्सियत और आवाज़ पर ही तो जान देता है। सही। उसके बाद जब उससे मोहब्बत हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, उसको अच्छा लगता है टीचर, तब उसकी बात सुनता है। बखिया ये कि अगर बड़ा बुझावा लेजा हो और आप पढ़ा भी फिलॉसफी रहे हों और या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, तो लोग कहते हैं कि इससे बेहतर है हम कैंटीन में बैठ के गप लगाएं। आवाज़ का बड़ा ताल्लुक है शख्सियत से। वो कहते हैं ना जी कि जो आपकी आवाज़ है वो आप हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसी आपकी शख्सियत।
Exactly. تو ہمارے طالب علم بہت خوش ہوتے ہیں آواز سے. اور بڑی عجیب بات ہے, میں ابھی کراچی یونیورسٹی جو پچھلے سیمسٹر میں پڑھا رہا تھا, میں وائس پڑھا رہا تھا. بولتے کیسے ہیں, سنتے کیسے ہیں, تو آواز تو اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا ذکر کیا ہے سورہ رحمان میں, علمہ البیان, تو میں بیان کرنا سکھایا. تو بیان کرنا کا سکھایا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کو بھرپور فائدہ اٹھاؤں. اچھا بولنے, اچھا بولنے کے لیے اچھا سوچنا پڑتا ہے. بے شک. اچھا مجھے یہ بتائیے, اچھا سوچنا پڑتا ہے, میں یہیں سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ جس طرح پہلے بھی اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھاتے رہے ہیں, آپ خود زمانہ طالب علمی سے گزرے, اور اب جو آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, تو وہ جو ایک ویژن تھا قائد اعظم کا, کیا آپ کو وہ ویژن نظر آتا ہے؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں, کیونکہ سب سے پہلا ویژن تو سمجھیے یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک زبان بولیں ہم لوگ. وہ ایسٹ پاکستان میں بھی کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری قومی زبان اردو ہونی چاہیے. تو انہوں نے, لوگوں نے کہا تھا کہ بنگالی زیادہ ہیں تو بنگلہ کیوں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہسٹوریکلی ہندوستان میں سب بنگلہ نہیں بولتے تھے, سب اردو بولتے ہیں. تو وہ بھی چاہتے تھے کہ سب اردو بولیں اور یہ بنگلہ, پشتو اور بلوچی سب ختم ہو جائے. یہ پورا نہیں ہو سکتا خواب. دوسری بات, جو ٹو نیشن تھیوری کی بات ہوئی تھی وہ اسی پر تو ہوئی تھی کہ تم دیوناگری میں لکھتے ہو, ہم فارسی میں لکھیں گے. تو اردو ہم فارسی میں لکھنے لگے, اور وہی زبان جو ہندی ہے وہ دیوناگری میں لکھنے لگے. جس کو دیوناگری آتی تھی کچہری میں نوکری ملتی تھی. نوکریوں میں ان کو رکھا جاتا تھا دیوناگری لکھتے تھے, کیونکہ ہندو چاہتے تھے کہ ان کے ذہنوں سے فارسی کا جو ایک کنسپٹ ہے, شان ہے, کیونکہ پھر یہ نکلیں گے نہیں مغلیہ دور سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, دیوناگری پڑھو گے تو کام کرو گے. انہوں نے کہا نہیں جی, ہم دو قومی نظریہ آ گیا نا. ہاں. اور اب ہم اردو میں نہیں لکھتے ہیں سارے, اگر دیوناگری میں نہیں لکھتے ہیں تو ہم رومن میں لکھ رہے ہوتے. تو ہم نے زبان کے پہ جو بنیاد میں تقسیم ہوئے تو ہم نے کیا کر لیا جی. اس بات کا بھی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب اردو بولیں تو ہر چیز کا ترجمہ اردو میں کریں. اردو لکھنے کی کوشش کریں. اب رومن میں لکھ رہے ہیں لوگ, اردو زندہ ہے, ہندوستان میں لوگ اردو رومن میں لکھتے ہیں. لیکن ہم کو تو کم از کم اس فلسفے کا پاس رکھنا چاہیے کہ ہم دوسری قوم. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اب میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ ینگسٹرز کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے اس میں کیا چینجز آنی چاہیے, یہ کیا بہتری, ان کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے؟ جی, یہ بڑا ایک گہرا سوال ہے, اس پہ پورا ایک شو گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ان شارٹ بتا دیجیے. بس میں 2-3 جملوں میں بات بتا دوں جی, کہ تاریخ, جغرافیہ, طب, انجینئرنگ, یہ سب چیز پڑھنا جو ہے وہ ہمارا ایک ہارڈ سکل ہے. ہم کو تو کرنا ہے نوکری, لیکن ہم پوری ہارڈ سکل کو زندگی نہیں بنانا چاہیے. اور ہم نے بنا لی. میں انجینئر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں وکیل ہوں, تو وہ سافٹ سکلز آپ کی زندگی کے کہاں چلیں گے؟ امی سے کیسے بات کریں گے, بیوی سے کیسے بات کریں گے, بیٹی سے کیسے بات کریں گے, پڑوسی سے کیسے بات کریں گے؟ تو سافٹ سکل ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو تعلیم میں سافٹ سکلز کم ہوتے جا رہے ہیں, جس کو ہم تربیت کہہ سکتے ہیں. تربیت, ثقافت, ویلیوز, ہماری قدریں. اور ہمارا اب کیسے ہوتا جا رہا ہے, امتحان پاس کرنا ہے, چاہے میں کسی طرح کا بھی کردار کا آدمی ہوں, یہ نقصان پہنچا رہی ہے. ابھی 25 سال گزر جائیں گے جی, 100 سال ہو جائیں گے. 100 سال کی مسافت بہت ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, یہاں پر جب اردو کی آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ انفارچونیٹلی جب اردو لوگ غلط لکھتے ہیں یا غلط بولتے ہیں تو وہ اس کو فن کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب انگریزی کا ایک لفظ بھی ہمارے منہ سے غلط نکلتا ہے تو معاشرہ اس طرح کا ہے کہ وہ آپ کو امبیرس کرتا ہے, اور آپ خود امبیرسمنٹ میں آ کر جو ہے نا پسینے پسینے ہو جاتے ہیں, ہائے ہائے انگریزی کا ورڈ غلط لکھ رہے ہیں, لوگ تو مجھے جاہل کہیں گے. تو میں اس پہ یہ کہتی ہوں کہ ایک آدمی جو یو ایس اے میں یا یو کے میں ہے وہ وہاں پہ جھاڑو مارتا ہے لیکن وہ انگلش بولتا ہے. کیا بات ہے. تو ایجوکیشن کا لیول انگلش اور اردو سے نہیں آتا. ایجوکیشن کا لیول جو ہے وہ یہاں سے آتا ہے. انگلش از کمپلسری سیکھنا ہے, لیکن شرمندگی کا باعث نہ بنے. بالکل نہ بنے. اب دیکھیے نا جی, فارسی بھی ہم کو آنی چاہیے, ہم کو نہیں آتی. عربی کے لفظ نہیں آتے, اس میں ہم شرمندہ نہیں ہوتے ہیں.
لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو شرمندہ ہونے کی کیوں ضرورت ہے, انگریزی تو ایک زبان ہے, ایک زبان, ایک لینگویج ہے, ایک ہے نا جی. لیکن پاکستان کے لیے انگریزی کوالیفیکیشن بالکل ہے, یہی کیونکہ بات ہے. تحقیق اردو میں نہیں ہوتی, ساری کتابیں انگریزی میں. ہمارے پاس دارالترجمہ جو تھا کسی زمانے میں اب نہیں رہا جی. نہیں, تو ہمیں انگریزی ایز اے کوالیفیکیشن حاصل کرنا ہے. بالکل, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ کمپلسری ہے, جی آپ اس کو حاصل کیجئے, لیکن پھر ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی لے کے چلیں, کیونکہ آزاد ہیں ہم آزاد ہیں, ہماری زبان بھی آزاد ہے. آزادی کا نشہ ہی کچھ اور. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح. یہ جو بات آپ نے کی نا, آزادی کے نشہ کوئی اور ہے, اس میں 200 صفحے لکھے جا سکتے. بالکل صحیح بات ہے. موقع ملا تو ضرور اس کے اوپر بھی بات کریں گے, کیونکہ شکیل صاحب کے ساتھ جب بھی گفتگو کی جاتی ہے, ان سے بات کی جاتی ہے, تو باتوں سے باتیں اتنی نکل آتی ہیں کہ ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب اور کیا بات کریں. ابھی میرے پاس بات کرنے کے لیے اتنی بات ہے, لیکن یہاں پر جو ہے وہ وقت کی تھوڑی سی قید ہے. تو بس شکیل صاحب کو میں تھینک یو سو مچ کہوں گی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں, اور ایک اچھا سا جو پیغام ہے وہ بھی آپ نے ینگسٹر تک بھی پہنچایا اور بڑوں تک بھی پہنچایا. میڈم آپ کا بہت شکریہ, تشریف لائیں, آئی ایم سو آنرڈ. تھینک یو سو مچ. یہاں پر ہمارا شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو جانے سے پہلے بس میں یہ کہوں گی کہ یہ جو سبز ہلالی پرچم ہمارا ہے نا, یہ ہماری پہچان ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو لہراتا دیکھتے ہیں تو ہماری آتی ہے جان میں جان. تو بس اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آزاد ہیں ہم, اور انشاءاللہ آزاد ہی رہیں گے. بہت خیال رکھیے گا اپنا. شگفتہ یاسمین یعنی کہ SY کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. Freedom News wishes you a very happy Independence Day.